दोस्तों, देश के अंदर आज सोलार इंडस्ट्री के अंदर मोदी सरकार इसको प्रोत्साहन देने जा रही है और ये इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी बनने जा रही है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, देश के अंदर इस सोलार इंडस्ट्री के जो बीज हैं, जिन लोगों ने बोए थे, आज वैसी शख्सियत से मैं परिचय कराने वाला हूं जिनको पूरा दक्षिण भारत बहुत अच्छे लेवल पे जानता है, जिन्होंने राजस्थान से शुरुआत करी और उनके पुरखों ने राजस्थान से शुरुआत करी थी और हैदराबाद में इन्होंने ऐसे झंडे गाड़े हैं कि आज लाखों जो युवा हैं वो इनसे मोटिवेट होते हैं, इनकी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आप सुराना साहब जो हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, हमारे खास शो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, राजस्थान से एक शुरुआत होती है और वो शुरुआत यहाँ आकर के एक बवंडर का रूप लेती है और आप आज की डेट में जिस सोलार इंडस्ट्री की बात करते हैं, जिसके अंदर अडानी हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन आप उसके बीज बोने वाले इंसानों में से एक हैं। सर, ये जो सारी चीज़ें हैं, कैसे शुरुआत इसकी होती है? तो शुरुआत 1936 से लेता हूँ मैं, जब हमारे पुरखों ने हैदराबाद आने की साहस की और यहाँ आकर कैंटोनमेंट एरिया में जो मिलिट्री एरिया था, यहाँ आकर किराना स्टोर से शुरुआत की और अपॉर्चुनिटीज़ देखे कि ये सिटी ग्रो हो रहा है, तो स्टील में कदम रखे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स बने और वहाँ से ग्रोथ शुरू हुई, ट्रेडिंग की। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते 1959 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी हैदराबाद आ रहे थे, तो यहाँ के इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने कहा कि कुछ तो इंडस्ट्री लगाइए। तो हमारा शुरुआत एक नेल बनाने की कारखाने से शुरू हुआ था और उसके बाद एक के बाद एक काफ़ी एरियाज़ में बढ़ोतरी हुई। मेन तो स्टील वायर से शुरू हुई, लेकिन हमारा फोकस था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो भी है उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो कस्टम्स ड्यूटी रहती थी उस ज़माने में करीब 100% ड्यूटी लगती थी, तो वो सेव करने से जो मार्जिन्स रहते थे वैसे प्रोडक्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा रहते थे। तो हमारा फोकस जो भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स पर था, जैसे केबल बनाना शुरू किए, कॉपर में मैन्युफैक्चरिंग शुरू किए और ये दो में काफ़ी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी हिंदुस्तान केबल से काफ़ी एनकरेजमेंट मिला, जब हम उनके वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स बन गए थे हैदराबाद में। और उनको जो भी प्रोडक्ट बनाना था, पहले हमको पूछते थे कि आप ये बना सकोगे क्या, और उनके एनकरेजमेंट से हमारा एस्टैब्लिशमेंट 1980s में काफ़ी बड़ा हो गया था। और हीट श्रिंकेबल प्लास्टिक्स जिससे केबल जॉइंटिंग किट्स बनते थे, उस टाइम 100% इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट था और वहाँ से मेजर ग्रोथ शुरू हुआ। और 1991 में जब इंडिया का पूरा इकॉनमी ओपन किया गया था, तो उस टाइम हम डिसाइड किए कि जो हिंदुस्तान केबल्स कर रहा है वो क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि काफ़ी शॉर्टेज था और उनकी सप्लाई हर कोने में नहीं जा पा रही थी। और उस डिसीजन से हमारा काफ़ी टर्नओवर इंक्रीज़ हुआ और इंपोर्ट ड्यूटीज़ के कारण एंड पब्लिक सेक्टर से कंपटीशन में रहने के कारण हमारे मार्जिन्स कंपैरेटिवली बेटर थे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग वाज मच फास्टर इन प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद 1994 में ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग था, जो इंडिया में वी वर द सेकंड मैन्युफैक्चरर। और 2006 में सोलार में एंट्री किए, वो भी अमंग्स द फर्स्ट 5 कंपनीज इन इंडिया थे। 2011 में जो फर्स्ट सोलार प्रोजेक्ट्स लगे इंडिया में, गुजरात में लगे थे। 6 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन के लिए नरेंद्र मोदी जी आए थे। उनमें से एक हमारा प्रोजेक्ट था जो टाइम पर एस्टैब्लिश हुआ था और वहाँ से कंटिन्यूस हमारा योगदान रहा है सोलार इंडस्ट्री में। और जहाँ भी इसका एफिशिएंसी बढ़ सकता था और इम्प्रूवमेंट जो भी इक्विपमेंट में और एफिशिएंसीज में हो सकते थे, हमारी तरफ से हमने ऐड किया। और इसके अलावा साइमल्टेनियसली हम लोग हमारे यंगस्टर्स जो ज्वाइन हुए, उनको लगा कि वी शुड एंटर
ई कॉमर्स सेक्टर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो ई कॉमर्स के वेयर हाउसेस हमने काफ़ी बनाए, और जो टॉप 10 कंपनीज हैं इंडिया में, जैसे अमेज़ॉन है, बिग बास्केट, डिलीवरी, उड़ान, ये सारे हमारे क्लाइंट्स बन गए। और अभी क्लोज टू 1 मिलियन स्क्वायर फीट के वेयर हाउसेस ई कॉमर्स के लिए हमारे पास हैं, और ग्रोथ अच्छी है उसमें, और लॉन्ग टर्म कस्टमर्स और क्लाइंट्स रहते हैं जो उनके रिक्वायरमेंट्स जहाँ भी नए आते हैं वो हमसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं, और इससे ग्रोथ और इजी हो जाता है। इसके अलावा अभी हाल ही में अबाउट 2 years बैक कुछ फ्रेंड्स को अपॉर्चुनिटी लगा, हमारा एक ग्रुप बना, इन्वेस्टर्स ग्रुप, और अफ्रीका में पाम ऑयल कल्टीवेशन और पाम ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग एंट्री किए कुछ पार्टनर्स के साथ, और वो मैन्युफैक्चरिंग बाय दिस अप्रैल में प्रोडक्शन में आना चाहिए। तकरीबन 4,400 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें से 50% हैज़ टू बी मेंटेन्ड फॉर फॉरेस्ट और 50% में कल्टीवेशन है। और यूके में भी हमारा काफ़ी एक प्रपोजल आगे बढ़ा टू अक्वायर होटल्स इन द रूरल एरियाज़, जो टूरिस्ट सर्किट रहता है उनका, एडिनबरो एंड अदर एरियाज़, वो एरियाज़ में आउटस्कर्ट्स में हमारे एक होटल लेने का मोर और लेस फाइनलाइज हो रहा है। तो ये हमारा बैकग्राउंड है। इसके अलावा कॉपर में भी हमारा काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है लास्ट 10 years में, एंड वी आर वन ऑफ द हैप्पी टू से दैट हमारी इंडस्ट्री हैदराबाद में भाग्यनगर इंडिया के नाम से जानी जाती है, और 30,000 टन का प्रोडक्शन होता है, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री। वी आर प्लानिंग सिमिलर इंडस्ट्री इन आर नेबरिंग कंट्रीज। श्रीलंका में हम लोग गए थे 2 महीने पहले, वहाँ के प्रेसिडेंट से और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन से भी मिले, उनको प्रपोजल दिए। तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ में भी होने से हमको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वहाँ ऐसा इंटीग्रेटेड कॉपर फैक्ट्री कहीं नहीं है। इंडिया में भी ऐसा कोई इंटीग्रेटेड फैक्ट्री कॉपर का नहीं है, जहाँ राइट फ्रॉम स्मेल्टर से लेकर एंड प्रोडक्ट जो कार्स में लगते वैसे कंपोनेंट्स हमारे पास बनते हैं। सर, आपको कहा जाता है कि आप वक्त के अकॉर्डिंगली चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए जाने जाते हैं। यूएस पैटर्न पे आपका दिमाग काम करता है, आपने उन चीज़ों को लेकर के चले भी हैं। सरकार क्या सोचती है उससे पहले आप सोचते हैं, और वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो यूथ है उसके लिए काफ़ी मोटिवेशनल होने वाली हैं, क्योंकि यूथ आपसे बहुत मोटिवेट होता है आपकी चीज़ों को देख करके। तो सर, इसके पीछे आपके दिमाग में प्लानिंग क्या कुछ चल रही होती है कि आप वक्त से पहले, मोदी सरकार सोचती है उससे पहले आप वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं? सरकार बाद में सोचेगी नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या कुछ करना चाहिए, आप उसमें पहले से हैं। सोलार जो आपने शुरुआत कर दिया, आज मोदी जी ऐलान कर रहे हैं कि देश के हर घर के अंदर सोलार होना चाहिए। आपने 2006 के अंदर वो चीज़ें लॉन्च कर दी। क्या सर इसके पीछे स्ट्रैटेजीज आपकी होती हैं? ये चीज़ हम जानना चाहेंगे। साथ ही अब इस सेक्टर में और क्या कुछ करने वाले हैं वो आप बताइए। तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, एक तो यूएस और यूरोप में काफ़ी एग्जीबिशंस ट्रैवल करते हैं हम लोग, वहाँ पर क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन कंपनीज़ के फैक्ट्रीज विज़िट करके क्या हो रहा है, और किस चीज़ का इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब और बजट के हिसाब से, आम आदमी के बजट के हिसाब से कौन सी प्रोडक्ट आगे बढ़ सकती है, वैसा हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं। और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी में एकदम आगे आने की। इसमें not only ourselves, we also encourage the youth जो recently अपनी graduation किए in the best technologies and best universities, तो उनके साथ भी बैठकर वो क्या सोच रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में कौन सा लेटेस्ट स्टडी हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, एग्जीबिशंस में कौन से प्रोडक्ट्स पर कमर्शियलाइज होने के चांसेस हैं, और इन इंडस्ट्रीज़ को विज़िट करके उनके साथ कोलैबोरेशन करने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट 3 प्रोडक्ट्स जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, उनमें से एक तो बैटरीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज़,
विथ लॉन्ग लाइफ, जैसे लिथियम आयन, LiPo4 एट्सेट्रा. EV, electric vehicles, not only cars, it could be scooters, it could be थ्री व्हीलर्स. तो उनका रिसर्च चल रहा है. हमारी एक टीम हमने बनाई है ऑफ 4 to 5 पीपल, इंजीनियर्स, जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं. एंड दे आर डेवलपिंग समथिंग जो इंडिया के लिए, इंडिया के कॉस्टिंग के हिसाब से और टोटली इंडिजिनस बन सके जैसा प्रोडक्ट हम लॉन्च करें. और मुझे कॉन्फिडेंस है कि विद इन 1 ईयर ये 2 में से एक प्रोडक्ट में हम आगे बढ़ेंगे और अपना खुद का एक व्हीकल, EV व्हीकल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ेंगे हम लोग. सर, आपके लिए मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी हैं जिनके पास में अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए पूरे सॉल्यूशंस होते हैं और आपने उनको इम्प्लीमेंट भी किया है. सर, एक नया बिजनेसमैन स्टार्ट होता है और नए जो लड़के आ रहे हैं वो बिज़नेस के अंदर उतरना चाहते हैं, तो नरेंद्र सुराना जी कैसे बन सकते हो? तो मेरा एक सलाह है इस बारे में कि स्टडी, रीड अ लॉट अबाउट पीपल हु हैव इन्वेंटेड प्रोडक्ट्स विच हैव चेंज द वर्ल्ड. जैसे एडिसन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है पुराने, और आज के नए सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसे इलॉन मस्क है या बिल गेट्स हैं. इनका बैकग्राउंड स्टडी करना, उनके ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, उनमें से काफ़ी सीखने को मिलता है. और ये स्टडी करने से वी विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, नया कुछ सोचेंगे और उसमें एक्सपेरिमेंट करने से कभी डरना नहीं, एक कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना चाहिए. जितना रिसर्च करना है आज तो इंटरनेट के जरिए थ्रू चैट GPT और सब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. पहले जैसा नहीं है. 30 साल पहले जब हम शुरू किए वी हैड टू गो टू डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कंट्रीज. आज तो सब घर बैठे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. उसमें से सेलेक्ट करके जिस चीज़ को अपन जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वो डायरेक्शन ज़रूर ले सकते हैं और उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए. एक बार डिसाइड कर लिए तो फिर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए. सर, रिस्क एक बड़ा फैक्टर होता है, तो आप किस तरीके से रिस्क लेते हैं? क्योंकि आप बड़ा गेम खेलते हैं, बड़ा रिस्क किस तरीके से लिया जाता है, और क्योंकि बड़ा इस मामले में आपका थॉट प्रोसेस उस दौरान क्या कुछ रहता है? तो मैं इस बात को रिस्क बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि हालांकि ये नए प्रोडक्ट्स रहेंगे कंट्री के लिए या फॉर द स्टेट या कंट्री, लेकिन इनका रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, इनका वर्किंग ऑलरेडी सभी को मालूम है आउटकम क्या है. इसका एक ही रिसर्च करना है कि इंडिया के लिए ये सूट होगा क्या, या देन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फॉरेन मार्केट्स, स्पेशली जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज करते हैं, उनके लिए अमेरिका में क्या सूट होता है वो देखकर फोकस करते हैं ये लोग. और उसी फोकस के साथ हमको देखने से, ये पॉइंट देखने से इसमें कोई रिस्क की बात ही नहीं आती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ टीम, नॉट ट्राई टू वर्क टोटली योरसेल्फ. और वो टीम को ऐसे तैयार करना चाहिए हु कैन टेक द एंटायर कवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, साथ में लेकर चलते हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फेलियर की कोई बात हो सकती है किसी को. सर, टीम की बात आई है तो सर, टीम आपने एक बहुत अच्छी टीम बिल्ड करी हुई है. कई सालों से वो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं और बाकायदा आपको रोल मॉडल मान करके आपके पीछे आपके लीडरशिप में काम भी कर रहे हैं. सर, वो टीम बनाने के लिए आपने क्या किया और उस टीम को मेंटेन आप कैसे करते हैं? इसमें एक तो वंस यू टेक अ टीम, जो शुरुआत करते हैं, यू पिक अप पीपल फ्रॉम द बेस्ट. जहाँ भी वो काम कर रहे हैं उनको एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है किसी फील्ड में, बट दे हैव द नॉलेज, तो वैसे लोग को पिक करने की कोशिश करना. जहाँ भी आप जा रहे हैं एग्जीबिशंस या इंडस्ट्री में, तो उन लोगों से जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि दे आर नॉट गेटिंग द राइट एनकरेजमेंट इन देयर फील्ड और इन देयर एटमॉस्फेयर, वो उनको आप लेकर एनकरेज करके आगे बढ़ाना. उनको टोटल फ्रीडम दीजिए टू डू व्हाट दे प्रपोज. और मैं इस पॉइंट पर बताना चाहता हूँ कि अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई हैव नोटिस्ड इन यंगस्टर्स, मेरे सन इन लॉ है US में रहते हैं,
ही हैड नॉट इवन ग्रेजुएटेड इन इंडिया, लेकिन उनको बहुत शौक था टू डू वीडियो गेम्स, डिज़ाइनिंग, प्लेइंग, और उनके पेरेंट्स मानते थे कि ये तो मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इतना डीप वो चला गया इस फील्ड में, डिज़ाइनिंग एंड प्लेइंग ऑफ वीडियो गेम्स, कि ही स्टार्टेड थिंकिंग कि कौन से टाइप ऑफ गेम्स कौन से कंट्री के लिए सूट होते हैं, और उनके डिज़ाइनिंग में फुल जान लगा दिया। वेंट टू अमेरिका, वहाँ की जो बेस्ट कंपनी है वो ज्वाइन किया, उसमें फ्रॉम अ लो लेवल इन 13 ईयर्स CTO के लेवल तक आ गया, और उनके कंपनी को $150 मिलियन का रेवेन्यू इनके कारण योगदान होता है। तो ये ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो यू हैव टू पिन पॉइंट चेक ऐसे लोग, और जिनको जहाँ भी आप कॉन्फ्रेंसेस में वगैरह मिलते हैं लोग को, जो सेकेंड थर्ड रैंक है इन अ कंपनी, हु आर नॉट गेटिंग ओपनिंग फॉर रीचिंग द टॉप, उनको लीजिए, उनको ओपन हैंड दीजिए, उनको फाइनेंशियली एनकरेज कीजिए, एंड दे विल बिकम योर लीडर्स। दे कैन डू बेटर देन यू, बट यू कैन गाइड देम बिकॉज यू हैव ऑल द रिसोर्सेस। अच्छा सर, इसमें एक बड़ा जो मामला आता है वो सरकार का आता है। सरकार की पॉलिसियाँ बड़ी अफेक्ट करती हैं। सर, मौजूदा सरकार, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, उनकी पॉलिसीज़ को आप इस सेक्टर में कैसा देख रहे हैं? क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं, सरकार बहुत दिनों बाद में जागी है, लेकिन वास्तव में इस सेक्टर में आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रही है, तो उसका सर इफेक्ट कैसे देखते हैं? यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड अगर हम देख पाते हैं तो वहाँ भी इनका इंटरनेशनली इफेक्ट पड़ रहा है, तो कैसा इसको आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? सरकार के पॉलिसीज आर मोल्डेड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, तो वी हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू टेक पॉलिसीज जो बिजनेस और इंडस्ट्री को सूट होता है, और उसके लिए जैसे बिजनेस ग्रुप्स है, फिक्की, CII, इनके लीडर्स के साथ गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना, जो पूरे देश के लिए बेनिफिट हो सकता है। और लास्ट 10-15 ईयर्स में हम लोग देखते हैं कि इंडिया हैज़ टेकन ऑल पॉलिसी डिसीशंस जो नॉट ओनली इंडस्ट्री को एनकरेज कर रहा है, बट एक कॉमन मैन के लाइफ को भी इतना इन्फ्लुएंस करता है कि ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू राइज। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, लार्ज बिजनेस ग्रुप्स टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि इंडिया में बोलते हैं कि ये तो अडानी और अंबानी की बात सुनते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ से, कितने रिसोर्सेज से कहाँ तक पहुँच गए, और देश के कितने लोग को सपोर्ट कर रहे हैं आज, उसको यू हैव टू सी एंड अप्रिशिएट वो पॉइंट। और वो ग्रोथ को देखते हुए गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली ऑलवेज एनकरेज people who want to grow and not become a roadblock for any such things by bringing new policies. Policies should always suit the growth of a common man and the business. ओके सर, आपकी कंपनी सोलार सिस्टम्स पूरी तरह से बनाती है, जो रूफटॉप के हों, चाहे होम लाइटिंग की हों, या फिर जो किसानों के लिए यूज़फुल होने वाली है, जैसे मशीनरी चल सकती है, उनकी मोटर चल सकती हैं, पानी उनसे निकलता है। हर तरह के इक्विपमेंट्स आपकी द्वारा बन रही है। मेक इन इंडिया के अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान है। और अभी मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के अंदर वो रूफ टॉप्स के अंदर वहाँ पे अपना इक्विपमेंट, सोलार इक्विपमेंट सरकार लगवाने के लिए आगे बढ़ी है। सर, इस डिसीजन को आप कैसा देखते हैं? और जाहिर सी बात है, ये तो आपसे जुड़ा हुआ मामला है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारी जो सोसाइटी है उसके ऊपर पड़ने वाला है? इसमें 2 prong बेनिफिट है। एक तो इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा, जो आज ऑर्डर्स के लिए और सेल के लिए तकलीफ हो रहा है कंपेयर टू चाइना। ये गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि जो भी यहाँ गवर्नमेंट परचेजेस होंगे विल बी मेड इन इंडिया, और प्रोडक्शन के लिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स शुरू किए या तैयार किए, जिससे ओनली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को एनकरेजमेंट मिलेगा। वी हैव सीन कि इसमें कॉमन मैन को भी इतना बेनिफिट होगा कि ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनर्जी
फ्रॉम द ग्रिड। काफ़ी रूरल एरियाज़ में 4 घंटे 6 घंटे पावर नहीं रहता है, लेकिन सोलार और बैटरी का कॉम्बिनेशन से इफ़ वी कैन सेट अप यूनिट, ये दिन और रात चल सकता है विदाउट इवन 1% डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट पावर। तो छोटे घर के लिए, स्मॉल फैमिलीज़ के लिए, पुअर हाउसेस के लिए, गवर्नमेंट ये इक्विपमेंट खरीद के देता है तो गवर्नमेंट को फ्यूचर में सब्सिडीज़ नहीं देना पड़ेगा और इसका लाइफ कम से कम 25 साल रहता है ये सोलार पावर इक्विपमेंट का। तो आई फील द पॉलिसी इज़ एक्सेलेंट, इट विल एनकरेज इंडियन इंडस्ट्री इन सोलार एंड द प्रोडक्शन विल गो अप, एवरी हाउस होल्ड विल हैव सोलार। इससे एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट है, वी वोंट यूज़ फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने से वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल रिसोर्सेज। सुराना सोलार इसमें अभी क्या कुछ करने वाला है सर? हमारा टीम ऑलरेडी रूफटॉप सोलार कर रहा है, बट वी आर डूइंग मोर ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट्स, 100 किलोवाट से 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स। मोदी सरकार ने जो अनाउंस किया है प्रोजेक्ट्स, वो 1, 2 और 5 किलोवाट के स्मॉल हाउसेस और कॉलोनीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा। इक्विपमेंट सारा हमारे पास रेडी है, फुल्ली मेड बाय अस, और इसके जो अप्रूवल्स का प्रोसीजर शायद 5 या 10 दिन में आ जाएगा। हमारी टीम फुल्ली रेडी है टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, और हमारा एस्टिमेशन है कि 10 से 25 हज़ार इक्विपमेंट आउट ऑफ 1 करोड़ हाउसेस एटलीस्ट इन द फर्स्ट ईयर वी विल बी एबल टू सप्लाई इन द ग्रिड। तो इससे मतलब एक तरीके से मेक इन इंडिया जो मोदी जी का खुद का मिशन है, उससे जाहिर सी बात आपको जुड़ने से फ़ायदा मिलेगा। तो इस सरकार को लेकर के सर इंटरनेशनली आप चूँकि पहुँचते हैं वहाँ पे भी, वहाँ मौजूदा सरकार को लेकर के बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं सर। इंटरनेशनली इस सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर के आपका क्या कहना है, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं और साथ ही वहाँ पे आपके अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो वहाँ सर अब एटमॉस्फेयर कैसा देखने को मिलता है? क्योंकि एक दौर में ऐसा था कि वहाँ पहुँचते थे, भारत को बहुत कम जानते थे, भारतीयों का क्रिटिसिज्म किया जाता था। अब वहाँ क्या कुछ मामला नया आप देख पाते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ देखते हुए डेवलप्ड कंट्रीज़ में इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितने इंडिया में और अफ्रीकन रीजन में हमको दिखता है। और एडवांटेज इंडिया में ये है कि द मार्केट इज़ फुल्ली रेडी। मोदी सरकार के कारण लास्ट 10 इयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ, उसके कारण कॉमन मैन और पुअर हाउस होल्ड्स का मिनिमम सैलरी लेवल्स या इनकम लेवल्स हैव ऑलरेडी गॉन अप। और अफ्रीका इज़ वन रीजन जहाँ रिसोर्सेज है, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं है इतनी अच्छी तरह से कि वो उन रिसोर्सेज को का एडवांटेज ले। और अपने वहाँ जाने से वी कैन डू 2 थिंग्स। एक तो रिसोर्सेज को माइन कर सकते हैं, और उनके जो पॉवर्टी है, लाइक इंडिया 90s या 80s में था वैसे लेवल्स है, तो उनको उठाने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगा इन अफ्रीका, उसके लिए इंडियन पीपल आर मोस्ट केपेबल। और वहाँ लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ विल बी द बेस्ट। तो अंडर डेवलप्ड एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ आर मच मोर फॉर द नेक्स्ट 10 to 20 years। ठीक है सर, ये एक अलग बात हो गई। और इसके साथ में सर एक चीज़ और है कि सुराना ग्रुप को समाज सेवा के क्षेत्र में, और स्पेशली आप खुद को समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देखा गया है, और आप ये काम करते भी हैं, लोग आपसे मोटिवेट भी होते हैं। सर इसके पीछे क्या आपकी स्ट्रैटेजीज़ रहती हैं कि लोगों की किस तरीके से मदद करनी चाहिए ताकि लोग भी आगे बढ़ सकें? क्या कुछ आप इस मामले में करते हैं, और आप क्या कुछ आगे की कुछ प्लानिंग्स हैं? इसमें 2 बात है। एक तो जो भी अपने लाइफ को टच किए वैसे लोग हैं, उनको आई ट्राई टू लिफ्ट देम अप, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देता हूँ एज एंसिलरीज, सब्सिडरीज, या जिस तरह से उनको इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट या कुछ भी हेल्प चाहिए वो करते हैं। उससे एक तो पीपल हु आर केपेबल,
उनकी ग्रोथ होती है और अपना भी इन्वेस्टमेंट उनके साथ ग्रो होता है। सेकेंड, समाज सेवा 100% के लिए इसलिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनको एक्सेस टू हेल्थ या एजुकेशन नहीं है, उन एरियाज़ में वी वुड लाइक टू हेल्प बाय यूजिंग आवर रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल। और उसके लिए एक परसेंटेज ऑफ आर प्रॉफिट्स वी हैव ईयरमार्क्ड कि जो भी हम कर सकते हैं हमारे आसपास ये करना चाहिए। सो विद इन द रेडियस ऑफ 100-200 किलोमीटर्स जो भी प्रोजेक्ट्स अच्छे आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के साथ भी वर्क करने के 1-2 प्रपोजल्स आए हैं। इसके अलावा हमारे समाज, जैन समाज में जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ पर आगे बढ़कर हॉस्पिटल्स या कोई भी कम्युनिटी हॉल्स हैं वहाँ पर या कोई मंदिर के रिनोवेशन में जितना हो सकता है हमारी तरफ से योगदान ऑलवेज रहता है। सर एक चीज़ और आती है, वो आती है सर संस्कारों की। आप अपने माता पिता से आपको भी अच्छे संस्कार मिले और आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी उनको फॉरवर्ड किया है बहुत अच्छे लेवल पे। आज आपकी बेटी यूएस के अंदर एंटरप्रेन्योर हैं, आपके बेटे बिजनेस में आपके साथ में सहयोग कर रहे हैं और वो भी बड़े डाउन टू अर्थ और बड़े अच्छे लेवल पे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और बिज़नेस को भी बड़े अच्छे से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो बाकी लोग भी जानना चाहते हैं कि सुराना जी ने आखिर ऐसे संस्कार कैसे दिया और ताकि वो भी अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें। अगेन ये हिस्ट्री से देखते हुए आने से यू गेट टू नो कि जो अच्छा करता है उसके साथ हरदम अच्छा ही होता है। फाइनली कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है रास्ते में, बट इन द लॉन्ग रन एक है कि यू हैव टू लीड अ लाइफ विच हैज़ टू शो द गाइडेंस और पाथ टू योर नेक्स्ट जनरेशन। और इसमें वी हैव बीन वेरी क्लियर इन आवर फैमिली, काम नहीं होता है, नहीं होगा, लेकिन हमारे आदर्शों को साथ में लेकर ही चलेंगे। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें हम जिस तरफ देखते भी नहीं हैं और रेस्ट ऑफ इट जितना हो सकता है लॉस का पालन करना, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड वी ट्राई टू सी कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी ये एजुकेशन दें ताकि दे डोंट फेस डिफ़िकल्टीज़। देर आर सम शॉर्टकट बेनिफिट्स इफ़ यू ब्रेक द लॉ, लेकिन लॉन्ग रन में इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फॉलो द पाथ ऑफ following all law and do things in the manner that is justified and people look forward to it, look up to you for that. सर आपकी थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी बड़ी है, उसके बावजूद भी आप जो हमारे रूट्स हैं उनको फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सर एक पॉइंट और आता है जो अक्सर हर बिजनेसमैन के बीच में आता है, वो आता है सर फेल्योर। जाहिर सी बात आपने बहुत सारी बार फेल्योर देखा, फेल्योर्स। तो सर जब भी आपके साथ में फेल्योर वाली सिचुएशन आती हैं, लग रहा है कि बहुत कुछ डाउन जा रहा है, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, उस वक्त आप फिर से रिवाइव करने के लिए क्या कुछ प्रोसीजर अपनाते हैं कि आप आगे ही बढ़ते रहते हैं? नहीं, फेलियर्स ज़रूर आते हैं जब काम करते हैं। व्हेन यू आर टेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके हाथ में सारा काम हो। देर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच डिस्टर्ब द प्रोसेस। कभी कुछ टैक्सेशन मैटर्स आ जाते हैं, कभी डिमांड सप्लाई का होता है, गवर्नमेंट चेंजेस द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसमें जब फेलियर हो जाता है तो वी लीव दैट बिहाइंड एज अ सेपरेट बॉक्स, उसको पार्क कर देते हैं एंड वी डोंट थिंक टू मच अबाउट इट एंड ट्राई टू डू थिंग्स विच आर सक्सेसफुल। उस पर ज़्यादा ध्यान देकर उस डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ और ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो फेलियर्स हुए हैं उनको बाद में वी कैन एनालाइज, बट विदाउट गेटिंग वर्कड अप कि इसमें ये क्यों हुआ और इसको कुछ करेक्ट हो सकता है या शुड वी लीव इट देयर एंड फॉरगेट इट। तो वी कैन नॉट पुट गुड मनी आफ्टर बैड जो बोलते हैं इंग्लिश में। तो कुछ गलत हो गया तो उसके पीछे पूरा अपना रिसोर्सेज, अपना माइंड लगाकर डोंट वेस्ट योर टाइम, उसको पार्क कर दीजिए। थिंक अबाउट इट केयरफुली, इन द मीन वाइल लुक आफ्टर थिंग्स विच आर डूइंग वेल और उसको ज़्यादा फोकस में रखिए। ठीक है सर, अभी सुराना ग्रुप का फ्यूचर में क्या कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो देश के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बहुत बड़े लेवल पे आगे बढ़ा सकते हैं?
लाइक आई वाज सेइंग, ये दो एरियाज है जो फ्यूचर टेक से रिलेटेड है। तो इनमें वी आर ट्राइंग टू टेक ग्रेटर रोल। वन इज़ माई ओन फील्ड, जो मैं बताया था, ईवी एंड बैटरीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्टेड है। एंड द सेकेंड एरिया इज़ डेवलपमेंट ऑफ हार्डकोर रिसोर्सेज, जैसे काफ़ी लैंड बैंक्स हमने क्रिएट किया है। तो हाउसिंग में लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग in a very well planned manner, little away from cities, so that it becomes more affordable. तो उसके ऊपर हमारा एक फोकस हो रहा है। एंड नॉट ओनली इन हैदराबाद, वी आर लुकिंग एट 2 tier cities आउटसाइड हैदराबाद। मदुरई में कुछ लैंड देखे हम लोग, वहाँ करने का है, और गोवा में और एक प्लान है। तो दीज आर एरियाज वेयर वी आर ट्राइंग टू पुट आर फोकस, एंड होपफुली कुछ बड़ा काम होना चाहिए इन रियल एस्टेट डेवलपमेंट। बिल्कुल सर, हमारी भी आशाएं हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ें, लोगों के लिए आपके मोटिवेशंस हैं वो उनके लिए भी कारगर साबित हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे खास शो में। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने सुना, और आप इन बातों को अपने आसपास भी फैलाइए। साथ ही आप इन चीज़ों से मोटिवेट होकर के आप भी नरेंद्र सुराना जैसा एक बड़ा शख्स बन सकते हैं, जो आज इस इंडस्ट्री को बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो करवा रहे हैं। उनकी फ़िलॉसफी क्या है, उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की हैं। तो होपफुली आप इस चीज़ को भी स्प्रेड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।